दोस्तों, इस वीडियो में हम सेल ऑफ गुड्स के रिमेनिंग पार्ट को कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग सेल ऑफ गुड्स के कुछ पार्ट को जैसे गुड्स तक हमने कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम लोग रिमेनिंग पार्ट को कवर करने वाले हैं। इफ़ आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहला वीडियो जाके देखें, जिससे आपका सेल ऑफ गुड्स का वो पिछला वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। इस वीडियो में हम गुड्स से कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग का गुड्स तक का फ्यूचर गुड्स तक हुआ था, बट फिर से हम फ्यूचर गुड्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स किसे कहते हैं? सबसे पहले फ्यूचर गुड्स मतलब वैसा गुड्स जो, इसका नाम पहले क्या है? फ्यूचर गुड्स। ऐसा गुड्स जो अभी नहीं है, जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा। जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा, जो सेलर के पास अभी नहीं है, सेलर उसको एक्वायर करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा या कहीं से भी लेके आएगा, बट फ्यूचर में अभी कांटेक्ट करने के पास उसके पास वो गुड नहीं रहेगा, उसे हम लोग फ्यूचर गुड्स करेंगे। हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ए है, बी है, ठीक है। ए आ रहा है बी के पास, ए आ रहा है बी के पास और बोल रहा है कि मुझे 1 किलो राइस चाहिए, वो भी बासमती राइस, ठीक है। लेकिन बी के पास अभी वो राइस है नहीं, उसे वो मंगवाना है कहीं से, ठीक है। वो डी से वो लेके आएगा, बट ठीक है। तो ए के दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ कि हाँ वो 10 दिन बाद, 10 दिन का, कि 10 दिन के बाद उसको मिल जाएगा, ठीक है। किस चीज का कांटेक्ट है यहाँ पे? राइस का, कि ए को बी से राइस लेना है बट 10 दिन बाद। तो यहाँ पे ए बी से बी, यहाँ पे डी यहाँ से बी को लेके आएगा और बी यहाँ पे बी को दे देगा 10 दिन बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्यूचर गुड्स हो गया, ये राइस है, ये फ्यूचर गुड्स हो गया ए और बी वाले कॉन्टेक्ट में, ओके। फ्यूचर गुड्स इसी को कहते हैं। और यहाँ पे हमारा मॉड्यूल में भी यही लिखा है, फ्यूचर गुड्स मीन गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस और एक्वायर बाय द सेलर making the contract of sale after the making the contract of sale, not a contract of at the time of the contract of sale। कांटेक्ट करने के बाद में जो, जब उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, कहीं से भी लेके आ रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसको फ्यूचर गुड्स बोलते हैं। सिंपल सा टॉपिक है कंटिजेंट गुड्स का। कंटिजेंट गुड्स मतलब वैसा गुड्स, कंटिजेंट मतलब वैसा गुड्स जो अभी तो है नहीं, वैसे भी ये भी गुड्स अभी है नहीं उसके पास। इस गुड्स का होना या ना होना किसी एक अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है। इस गुड्स का होना या ना होना एक अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है। जैसे हम एग्जांपल के समझेंगे, ए है, बी है, ठीक है। इसको टी चाहिए एकदम अच्छा क्वालिटी का, ठीक है, एकदम बेस्ट क्वालिटी का, नंबर 1, ओके। लेकिन बी के पास अभी ये है नहीं, तो बी क्या करेगा? बी एक शिप है, ठीक है, शिप से आने वाला है उसका टी का पूरा बैग। लेकिन यहाँ पे बी यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा ये एक अनसर्टेन, शिप संक हो सकता है, रास्ते में उसको डिस्ट्रॉय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ए को तो टी चाहिए। तो ए को टी कैसे चाहिए? तो अब यहाँ पे जो टी है ये कंटिजेंट गुड्स, क्योंकि इसका होना या ना होना एक अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कंटिजेंट गुड्स मतलब वैसा गुड्स ऐसा गुड्स जो सेलर के पास उसका पोजीशन होना या ना होना एक अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो जहाज आ रहा है वो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो एक अनसर्टेन इवेंट है। इसलिए कंटिजेंट गुड्स मतलब वैसा गुड्स जो गुड्स का पोजीशन सेलर के पास है या नहीं, होना या ना होना एक अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है। तो हमारा आईसीआई मॉड्यूल भी यही बोल रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। The acquisition of which by the seller depends upon the, acquisition मतलब सेलर के पास उसका होना, depend upon the uncertain contingency are called contingent goods, okay। यहाँ पे एग्जाम्पल है, ए एग्री टू सेल बी पिकासो पेंटिंग। ए एग्री कर रहा है सेल बी को कि पिकासो पेंटिंग प्रोवाइडेड ही इज एबल टू परचेज इट फ्रॉम इज द परजेंट गुड्स, ठीक है। परजेंट ओनर से यदि वो उसको ले पा रहा है तब वो दे देगा, लेकिन नहीं ले पाए तो उसका होना, उसके पास देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि बी के पास वो पेंटिंग होना, ठीक है। बी तो परचेजर है, ए के पास वो पेंटिंग होना कहाँ से आएगा? जब वो उसको परचेज खरीद लेगा, लेकिन वो जो रियल ओनर है वो उसको देगा या नहीं देगा तब। तो यहाँ पे भी एक अनसर्टेन इवेंट है, तो इसको ही कंटिन्यू, तो यहाँ पे जो पिकासो का पेंटिंग हो गया कंटिन्यूस गुड्स, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते डिलीवरी की तरफ। डिलीवरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट। ये अधिकतर देखा गया है कि एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिलीवरी मतलब हम लोग पढ़ते हैं
डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर, ठीक है। कुछ भी ट्रांसफर करना, हम अपने इच्छा से, हम अपने मर्जी से कुछ भी किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो डिलीवरी के ही अंदर आएगा। लेकिन ठीक है, उसका इफेक्ट ये होना चाहिए कि हम उसको जो डिलीवरी कर रहे हैं उसको पोजीशन भी उसके हाथ में जाना चाहिए, हम है, ठीक है। मान लीजिए आप किसी, मतलब ए है, हम लोग एग्जाम्पल समझते, ए है, ए बी को कुछ दे रहा है, ठीक है, अपनी मर्जी से कार दे रहा है, नॉट ए बस, हाँ दे रहा है, उसको जाके उसका पोजीशन भी बी के पास आना चाहिए, बी के पास उसका पोजीशन आना चाहिए, तो ये डिलीवरी ही कराएगा। डिलीवरी में कुछ भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट में जा सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन सब डिलीवरी के पार्ट में आएगा। डिलीवरी में कुछ भी डिलीवर करना, लेकिन अपने मर्जी से, दूसरे किसी की मर्जी से या फिर क्वेश्चन में, अंडर इन्फ्लुएंस में, किसी के प्रभाव में आके नहीं, अपनी मर्जी से यदि हम किसी को कुछ दे रहे हैं वो डिलीवरी के ही अंदर आएगा। तो हमारा मॉडल भी यही बोलते हैं, डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एज ए जनरल रूल, डिलीवरी ऑफ द गुड्स मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग which has the effect of putting the goods in the position of the buyer, जिसका इफेक्ट पुटिंग द गुड्स को पुट करना बायर की पोजीशन में, बायर के पास वो चल जाता है, ठीक है, जिसका इफेक्ट बायर के पास वो चल जाता है। पर्सन ऑथराइज, या फिर इसके पास जो पर्सन ऑथराइज, उसके बिहार में, जो बायर के बिहार में या उसका एजेंट किसी के पास भी उसका पोजीशन पुट करना। ओके, डिलीवरी के 3 काइंड होते हैं। डिलीवरी के 3 काइंड होते हैं, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी। बोथ टर्म आर सो इजी। एक्चुअल डिलीवरी किसको बोलते हैं, जहाँ पे हम रियल में फिजिकली हम लोग किसी को कुछ जाके दे रहे हैं, ठीक है, एक्स है, वाई को फिजिकली जाके 1 kg एप्पल सप्लाई कर दे रहा है, 1 kg एप्पल सप्लाई कर दे, यहाँ पे फिजिकली गुड्स हो रहा है, यहाँ पे फिजिकली डिलीवर होगा, एक्चुअल डिलीवरी बोलेंगे। जहाँ पे कोई पर्सन यहाँ पे एक्स वाई को फिजिकली 1 किलो एप्पल जाके दे रहा है, फिजिकली, हाँ अपने हाथ से जाके उसके हाथ में दे रहा है वो एप्पल, तो ये क्या होगा, एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या हो गया, जहाँ पे उसकी पोजीशन को बिना भी हार्म किए, उसकी पोजीशन को बिना हार्म किए, पोजीशन को बिना चेंज किए, ठीक है, हम बस उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं, उसको ही कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं। जैसे पी है, क्यू है, ठीक है, और यहाँ पे एक डी है। ओके, पी क्या है, बायर है, क्यू सेलर है, और ये है ओनर है एक गोडाउन का, ठीक है, एक गोडाउन का ओनर है। ओके, अब पी को चाहिए क्यू से 100 kg गेहूं, ठीक है, सो 100 kg वेट चाहिए, लेकिन क्यू का ये 100 kg वेट डी के पास रखा हुआ है, डी के गोडाउन में रखा हुआ है, डी ये गोडाउन क्यू का नहीं है, डी के गोडाउन में रखा हुआ है 100 kg वेट क्यू का, ठीक है। अब पी को चाहिए, पी बोल रहा है कि हमको 100 kg वेट चाहिए, ठीक है, बट अभी पी के पास भी रखने का जगह नहीं, क्यू उसको देगा, लेकिन क्यू बोल रहा है ठीक है मैं आपको सप्लाई करवा दे रहे, लेकिन पी के पास उसको रखने का जगह नहीं, तो पी बोल रहा है कि आप उस 100 kg को वेट को उसी गोडाउन में रहने दीजिए, हम अपनी जरूरत के अनुसार उसको निकाल लेंगे, ठीक है, मैं अपनी जरूरत के अनुसार उसको निकाल लूंगा, लेकिन उसको वही रहने दीजिए, ठीक है। तो क्यू क्या कर रहा है, उसको पोजीशन सिर्फ, इसको कुछ भी नहीं चेंज कर रहा, पोजीशन सिर्फ यहीं पे रहेगा, पोजीशन सिर्फ डी के गोडाउन में ही रहेगा, जैसे पहले था वैसे रहेगा, लेकिन अब वो पी का हो जाएगा। पहले था कि वो क्यू का गेहूं था, लेकिन अब वो पी का गेहूं हो जाएगा, उसका बस ओनरशिप यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, ओनरशिप ओनली ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। पोजीशन अभी भी रिमेनिंग यहीं पे है, पोजीशन अभी भी यहीं पे है। ओके, तो फिर से पी क्या कर रहा है, पी को क्यू से गेहूं खरीदना है, लेकिन क्यू का गेहूं डी के गोडाउन में रखा है, तो क्यू बोल रहा है कि हम सप्लाई करवा दे रहे हैं, पी बोल रहा है कि मेरे पास अभी रखने का जगह नहीं है, तो डी के पास ही रहने दीजिए, हमको जब काम से काम पड़ेगा मैं निकलवा लूंगा। तो क्यू बस उसको ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है, पोजीशन भी है, लेकिन पोजीशन डी का जो गोडाउन है डी पी के पास ही जाएगा, ठीक है।
डी के गोडाउन में वो पी का गेहूं कहलाएगा। ओके, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, यहाँ पे बिना पोजीशन को हार्म किए, पोजीशन को डिस्टर्ब किए हम लोग जब ओनर से ट्रांसफर करते हैं उसको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं। सिंबॉलिक डिलीवरी किसको बोलेंगे? सिंबॉलिक डिलीवरी इसको बोलेंगे जहाँ पे हम किसी सिंबल को, मान लो किसी चीज को दे रहे हैं। इफ मान लो कार हमको देना है, ठीक है, एक्स है वाई है, एक्स सेलर है वाई बायर है, तो एक्स अपना कार बेच रहा है, ठीक है, एक्स अपना कार वाई को बेच रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कार ला के नहीं दे रहा है, वो उसको एक की ला के दे रहा है, की, कार का की ला के दे रहा है। तो यहाँ पे सिंबॉलिक डिलीवरी, यहाँ पे घर है, हम लोग किसी का हाउस बेचते हैं, हाउस खरीदते हैं, तो हम लोग को वो हाउस ला के नहीं देता है, हम लोग को उसका प्रॉपर्टी दे देता है, उसको प्रॉपर्टी का पेपर दे देता है। जस्ट लाइक उसको सिंबॉलिक, सिंबल मिल गया, हाँ वो मेरे पास हो गया, वो घर मेरा हो गया, प्रॉपर्टी का पेपर मेरे पास हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। मान लो हम बाइक खरीद रहे हैं, बाइक का चाबी मेरे पास आ गया, वो उसने हमें दे दिया, तो बस वो मेरा हो गया। उसको क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक डिलीवरी। उसको क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक डिलीवरी। ओके, तो डिलीवरी हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिलीवरी के बाद ये एक टॉपिक है, goods are said to be in deliverable state when they are such a condition that the buyer would under the contract be bound to take delivery of them। ठीक है, गुड्स को कहा जाएगा डिलीवरेबल स्टेट में है। मान लो जब बायर है, मान लो कोई कॉन्टेक्ट हो रहा है कि हाँ, मान लो हम एक एग्जाम्पल के साथ एक्स है वाई है, ठीक है, एक्स वाई है, वाई यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है एक्स को कि वो बंडल में बना के देगा, ठीक है, बंडल ऑफ राइस, जो राइस है, मान लो राइस 10 kg का एक्स को खरीदना है, ठीक है, तो 10 kg का वो 1-1 kg का बंडल में रहेगा, तो 10 बंडल रहेगा हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे वो हम लोग गुड्स को बोलेंगे डिलीवरी स्टेट में तब है जब वो वाई क्या करेगा कि वाई ये चावल को 1-1 kg में पार्ट कर देगा, 1-1 kg के बंडल में उसको रख देगा, तो यहाँ पे तब करेंगे हाँ, और एक्स यहाँ पे बाउंड हो जाएगा। जब ये वाई ये नहीं कर रहा है, राइस को 1-1 kg में नहीं छोड़ा, 10 kg का एक बंडल ला के दे दिया, तब नहीं, तब एक्स बाउंड नहीं होगा वाई इस डिलीवरी को लेने के लिए। तो वही पर गुड्स आर सेड टू बी डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर सच ए कंडीशन दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो बाउंड हो जाए, हाँ, तो वो उस कंडीशन में आ गया, बायर उसको बाउंड है लेने के लिए उस डिलीवरी को। ओके, यहाँ पे एक टॉपिक है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। क्या होता है? आप सबको किसी को भी थोड़ा सा पता है तो प्लीज कमेंट करिएगा इस चीज को लेकर। डिफरेंसेस क्या है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में? ओके, हम पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, ठीक है, इंक्लूडिंग बिल ऑफ लैडिंग। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको गुड्स का दे रहा है, गुड्स आप रख सकते हो, ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको गुड्स को रिसीव करने में, गुड्स का आपको डिलीवरी लेने में आपको उसका हकदार बनाना है कि हाँ ये आपका है, आप ले सकते हो। उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। कि हाँ, जैसे यहाँ पे अब बिल ऑफ लैडिंग, मान लो हम लोग रेलवे में अपना कोई ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग उस सामान को, जो उसका रिसिप्ट होगा वो मेरे पास है, तो हाँ हम उसके है कि ले सकते हैं हम उसका डिलीवरी, मेरे पास वो हक है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स इंक्लूड्स बिल ऑफ लैडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वर्ड फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, वारंट order for the delivery of the goods or any other document used in the ordinary course of the business as proof of the possession or control of the goods or authorizing or purporting to authorize either by endorsement or by possession by delivery the possession of the document to transfer or receive goods thereby represented। ठीक है, ऐसा गुड्स, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे रेलवे रिसिप्ट हो, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट हो, जो भी डॉक्यूमेंट आपको हाँ आपको ये हक दे रहा है, आपको ये कंट्रोल दे रहा है कि आप गुड्स की पोजीशन को ले सकते हैं अपने कंट्रोल में, तो वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल उसको बोलते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट शो कर रहा है कि हाँ ये आपका है, ये नहीं बोल रहा है कि आप इसे ले सकते हैं, हम आप पे हाँ ये मेरे पास है कि हम आपको दे ही दें। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कि हाँ ये आपका है, जैसे शेयर सर्टिफिकेट क्या कर रहा है कि हाँ शेयर आपके पास है, इतना शेयर है, ना कि हम आपको दे देंगे। ठीक है, देयर इज डिफरेंसेस बिटवीन a document showing title and document of title. A share certificate is a document showing title but not a document of title.
एक शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू है, डॉक्यूमेंट शो कर रहा है कि वो आपका है, बट नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इट मेरली शो दैट द पर्सन नेम इन द शेयर सर्टिफिकेट, जो पर्सन का नाम सर्टिफिकेट में शो कर रहा है वो इंटाइटल टू है शेयर का। शेयर, हाँ, वो दिखा रहा है कि वो उसका है, लेकिन वो इस चीज का इंटाइटल नहीं कि हाँ वो उसको ट्रांसफर कर दे शेयर, इसका इंटाइटल नहीं है। वो ये शो कर रहा है, हाँ वो ये शो कर रहा है कि उसका शेयर है, मेंशन दिखा रहा है, ये नहीं कि वो उसको ट्रांसफर कर दे, ऐसा नहीं। यही रेफरेंसेस है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में। ओके, मर्केंटाइल एजेंट मतलब वैसा एजेंट जो भी आपके बिजनेस में काम कर रहा है, आपके बिहाफ में वो सेल कर सकता है, परचेज सकता है, बट कंसेंट ऑफ द ओनर, कंसेंट ऑफ द ओनर से वो नॉर्मल ऑर्डिनरी बिजनेस के काम में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो गुड्स ले रहा है, गुड्स बेच रहा है, ठीक है, वो मर्केंटाइल एजेंट होता है। प्रॉपर्टी का मतलब दो मतलब, प्रॉपर्टी मतलब क्या? ओनरशिप। यहाँ पे प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप है कि हाँ एक मतलब दो प्रॉपर्टी होता है, एक जनरल प्रॉपर्टी और एक स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी की, हाँ जब हम एक जनरल प्रॉपर्टी जस्ट लाइक कि मान लो हम किसी से गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वो गुड्स तो मेरा हो गया, हम उसको पैसा दे दिए, बस वो गुड्स मेरा हो गया। इसको जनरल प्रॉपर्टी, हाँ वो ओनरशिप मेरे पास हो गया। हम किसी शॉप में गए, एक साबुन का टिक्की लेके आए, साबुन का टिक्की मेरा हो गया, उसको पैसा दिए, बस वो मेरा हो गया, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक ओनरशिप में वो होता है, मैं किसी बुक में जा रही हूँ, ठीक है, मैं किसी बुक शॉप में जा रही हूँ, मैं वहां से एक बुक लेके आ रही हूँ, ठीक है, वो जो ऑथर जो बुक पब्लिश है, जो ऑथर जो बुक लिखा है, वो बुक तो अभी भी उस ऑथर का है, वो ओनरशिप मेरे पास हो गया, लेकिन जनरल ओनरशिप मेरे पास हुआ। लेकिन जो स्पेशल ओनरशिप है, जो बुक का जो लिखा है, जो राइटर है, वो तो मेरा नहीं हुआ ना, वो तो उसी का, चाहे हम कितना भी पैसा दे दें, बट वो मेरा नहीं हो सकता। सेम इसको स्पेशल ओनरशिप बोलते हैं। ओके, इंस्टॉलमेंट, ए पर्सन इज सेड टू बी इंस्टॉलमेंट व्हेन ही सीजेस टू बी पे हिज डेब्ट्स, जब उसका असेट्स कम, लायबिलिटीज ज्यादा, उसको वो इंस्टॉलमेंट कहते हैं। प्राइस मीन्स द मनी कंसाइडरेशन फॉर सेल्स। मान लो हम कोई गुड्स के बदले जो भी हम लोग मनी ले रहे हैं उससे ही प्राइस बोलेंगे। क्वालिटी ऑफ, ओके, अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। इट इज द वेरी important topic for the CA फाउंडेशन। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, अक्सर आप MTP RTP उठा के देख सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन अराइज होता ही होता है। चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। सेक्शन 4 बोल रहे हैं सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल किसको कहते हैं? सेल उसको कहते हैं जहां पे सेलर बायर को ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर कर दे रहा है, ठीक है, तुरंत कॉन्टेक्ट करते वक्त ओनरशिप ट्रांसफर। बट एग्रीमेंट टू सेल उसको कहेंगे जहाँ पे ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर हो रहा है, अभी नहीं ट्रांसफर होगा। तुरंत कॉन्टेक्ट करते हुए ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, फ्यूचर में ट्रांसफर होगा, क्योंकि कुछ कंडीशन था, कुछ कंडीशन को फुलफिल करना था, इसलिए। सेक्शन 4 बोलता है, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 बोलता है ए कॉन्टेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्टेक्ट। क्या है? कॉन्टेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्टेक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर। यहाँ पे सेलर ट्रांसफर कर रहा है या एग्री कर रहा है ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी, ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए बायर को, ठीक है, वो होगा सेल, वो कॉन्टेक्ट सेल ऑफ गुड्स का ही होगा, कॉन्टेक्ट होगा सेल ऑफ गुड्स का ही होगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे सबसेक्शन 3 बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ पे कॉन्टेक्ट ऑफ सेल का प्रॉपर्टी तुरंत फ्रॉम द सेल कॉल्ड where under the context of the sale the property in the goods is transferred from the seller to the buyer, the context is called the seller। जहाँ पे तुरंत हो जाएगा, जब इमीडिएटली वहाँ पे ट्रांसफर हो गया उसको कहेंगे सेल। बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट द फ्यूचर टाइम, कि हाँ वो फ्यूचर में होगा, अभी नहीं हो रहा है। सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल, कुछ सब्जेक्ट कुछ कंडीशन है जिसको फुलफिल करना है, तो उस कॉन्टेक्ट को बोलेंगे कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक सेल ऑफ गुड्स ऑफ कॉन्टेक्ट किसको कहेंगे? कॉन्टेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जहाँ पे सेलर ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी प्राइस के लिए बायर को, ठीक है, जहाँ पे सेलर ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को बायर को प्राइस के लिए, चाहे अभी चाहे फ्यूचर में, ठीक है, वो दोनों कॉन्टेक्ट ऑफ सेल ही होगा। लेकिन जहाँ पे वो इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर कर दे रहा है सेलर से बायर को, तो वहां पे हो जाएगा सेल। लेकिन जहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर फ्यूचर में करेगा क्योंकि कुछ कंडीशन बाकी है, कुछ कंडीशन को फुलफिल करना बाकी है, उसको कहेंगे एग्रीमेंट टू सेल। ओके, क्लियर।
यहाँ पे इसके कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंसेस है? द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर इमीडिएटली। जहां पे प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर इमीडिएटली वो हो गया सेलर। लेकिन जहां पे प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर फ्यूचर डेट और या फुलफिल्ड ऑफ सम फ्यूचर डेट में या फिर फुलफिल सब कंडीशन के बाद, कुछ कंडीशन के बाद वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है, उसको कहेंगे एग्रीमेंट टू सेल। ओके। सेकेंड डिफरेंस है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेचर क्या है? सेल क्या है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये हो चुका है ना, इसमें हमको कंसाइडेशन मिल चुका है, इसको कहेंगे एग्जीक्यूटेड। फ्यूचर में मिलना है, अभी हुआ नहीं है, बाकी है, इसको भी फ्यूचर में मिलेगा, इसको कहेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज ऑफ ब्रीच, यहाँ पे बोल रहे रेमेडीज ऑफ ब्रीच। द सेलर कैन स्यू द बायर फॉर द प्राइस। यहाँ पे क्या है? द सेलर स्यू कर सकता है बायर को फॉर द प्राइस, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो चुका है, बस यहाँ पे एग्री पार्टी, यहाँ पे जो सेलर तो ट्रांसफर, यहाँ पे सेलर तो यहाँ पे स्यू कर ही नहीं सकता बायर को, क्योंकि यहाँ पे तो ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ पे बस ऑनलाइन डैमेजेस के लिए यहाँ पे बस स्यू कर सकते हैं। लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज। लायबिलिटीज क्या है? अब देख, हम सेल में क्या है कि हम सेल कर दिए, पैसा ले लिए, बात खत्म। लेकिन जो भी अब सब्सिक्वेंट कोई भी डैमेजेस होगा, कुछ भी होगा, वो कौन बियर करेगा? बायर ही बियर करेगा, क्योंकि वो मेरा है ही नहीं कुछ, तुम क्यों उसको बियर करेंगे? सेम है वही। ए सब्सिक्वेंट लॉस और द डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इन द लायबिलिटी ऑफ द बायर, क्योंकि वो खरीद रहा है, पैसा दे चुका मुझे, अब उसकी जिम्मेदारी वो कैसे रखे, कुछ भी करे उसकी जिम्मेदारी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लॉस और डिस्ट्रक्शन यहाँ पे सेलर का होगा, बिकॉज जो ओनरशिप तो गया नहीं, ओनरशिप अभी सेलर के पास ही है, अभी वही उसका ओनर है। तो अभी यहाँ पे जो भी लॉस होगा, कोई भी सब्सिक्वेंस या डिस्ट्रक्शन लॉस हो रहा है, तो वो कौन बियर करेगा? सेलर। बर्डन ऑफ रिस्क, हम लोग जानते हैं रिस्क फॉलो करता है ओनरशिप। जो ओनर रहेगा, जो जब कोई भी लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जब ओनरशिप रिस्क फॉलो ओनरशिप, जो भी ओनर रहेगा उसका वही रिस्क बियर करता है, ठीक है। द रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ द बायर सिंस रिस्क फॉलो ओनरशिप। रिस्क ओनरशिप को फॉलो करता है, जो ओनर होगा वही रिस्क बियर करेगा। तो कोई भी लॉस हो रहा है, कोई भी रिस्क हो रहा है, तो वो बायर बियर करेगा। यहाँ पे रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ सेलर, बिकॉज यहाँ पे ओनर सेलर रहता है, यहाँ पे रिस्क भी सेलर का होगा। नेचर ऑफ राइट्स, यहाँ पे क्रिएट जस्ट इन देम, मतलब प्रॉपर्टी, ओनली टू ओनली प्रॉपर्टी, जहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? जस्ट जेम पर्सन है, यहाँ पे हम लोग पर्सन के अगेंस्ट, यहाँ पे हम लोग गुड्स के अगेंस्ट नहीं कर सकते स्यू, यहाँ पे हम लोग पर्सन के अगेंस्ट स्यू करेंगे, बिकॉज हम लोग ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किए हैं। राइट ऑफ फ्री सेल, द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। यस, द सेलर कैन नॉट रीसेल, क्योंकि गुड्स सेलर के पास ना ओनरशिप है ना पोजीशन है, तो वो कहाँ से रीसेल करेगा? लेकिन जब एग्रीमेंट टू सेल में उसके पास पोजीशन नहीं है, बस ओनरशिप तो है, ओनरशिप है, पोजीशन भी है, तो वो इजिली वो कर सकता है, क्योंकि वो भी गुड्स ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया। तो सेलर में सेल द गुड्स सिंस ओनरशिप इज विद द सेलर। ओके, यहाँ पे एक और टॉपिक है, एक और टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक हम लोग का कवर हो गया। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल सेक्शन 4 बोलता है, ठीक है। एक है, ठीक है, एक टॉपिक और, वेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल। एग्रीमेंट टू सेल कब बिकम सेल, कब बन जाता है, ठीक है। एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन द टाइम इलैप्स और द कंडीशन आर फुलफिल्ड, ठीक है। When agreement to sell become sale, जब टाइम, फर्स्ट नंबर, when time is elapsed, when condition is fulfilled, जब एग्रीमेंट तो सेल हुआ, लेकिन उसको सेल बनने के लिए क्या होगा? जब उसका जो टाइम लिया गया है कि हम इतना टाइम के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो टाइम इलैप्स हुआ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो वो सेल बन गया। और जो कंडीशन था वो कंडीशन फुलफिल हो गया, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। तब प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है।
ट्रांसफर टू बायर। ओके, कुछ कंडीशन है जो सेल और कॉन्टेक्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स में बस फॉलो होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। सम कंडीशन है must coexist with a कॉन्टेक्ट ऑफ सेल। फर्स्ट कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, कम से कम कॉन्टेक्ट में 2 पार्टी तो होना ही चाहिए। ऑफकोर्स एक बायर एंड सेलर, वो दोनों ही नहीं रहा तो कॉन्टेक्ट किसका आता है। वैसे हम लोग कॉन्टेक्ट में भी है कि 2 पार्टीज का होना जरूरी है, ठीक है, एक ऑफर करने के लिए और एक एक्सेप्टेंस के लिए। सो यहाँ पे देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टी, 2 पार्टीज, ठीक है। सेकेंड में सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए कॉन्टेक्ट का मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। हम लोग पढ़े गुड्स क्या होता है, ओनली टू ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ओनली कवर मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। 3 नंबर में है प्राइस, प्राइस होना चाहिए इन मनी में, ठीक है। 4 नंबर में ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू द बायर, फ्रॉम सेलर टू बायर। कॉन्टेक्ट में भी एब्सोल्यूट, कॉन्टेक्ट एब्सोल्यूट हो सकता है एंड अदर ऑल द अदर इंस्टेंस, ठीक है, एब्सोल्यूट होना चाहिए, हो सकता है, ओके। एंड 6 नंबर 6 में बोल रहा है ऑल द अदर एसेंस, जितना भी जो वैलिड कॉन्टेक्ट के जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स थे, ओके, ये 6 पॉइंट कवर होना चाहिए कॉन्टेक्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स, कॉन्टेक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ओके। 2 पार्टीज होना चाहिए, ओनली टू ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्राइस मनी में होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू द बायर, एब्सोल्यूट होना चाहिए, ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट्स एग्जिस्ट होना चाहिए वैलिड कॉन्टेक्ट का, ओके। और लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें लगाएंगे सेल एंड हायर परचेज। कुछ टॉपिक है जो सेल से जैसे होता है, सेल एंड हायर परचेज, सेल एंड बेलमेंट, ठीक है, ये सब कुछ टॉपिक है जो सेल के ही जैसा होता है, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। सेल एंड हायर परचेज, सेल तो हमें पता है क्या है, तुरंत जहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए उससे सेल कहेंगे, जहाँ पे दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट हो रहा है, सेलर एंड द बायर के बीच में, ठीक है। एक टॉपिक है हायर परचेज, हायर परचेज किसको कहते हैं, ओके। हायर परचेज पहले एक्ट आया 1972 से, 1972 एक हायर परचेज एक्ट है, जस्ट लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, वैसे हायर परचेज एक्ट है 1972, ठीक है। ये हायर परचेज एग्रीमेंट वैसा एग्रीमेंट होता है जिसमें क्या होता है, एक बंदा को, किसी भी एक बंदे को गुड्स लेने का अधिकार हो जाता है, गुड्स को वो हायर कर सकता है, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन रहता है कि उसको इंस्टॉलमेंट वाइज पैसा देना पड़ता है, कुछ प्राइस देना पड़ता है उसके ओनर से, ठीक है, और वो लास्ट इंस्टॉलमेंट तक, ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट में वेंडर क्या करेगा, जो सेलर होगा वो ओनर से ट्रांसफर कर देगा। यही मेन कंसेप्ट होता है हायर परचेज का। तो हम लोग मॉड्यूल देखते हैं, मॉड्यूल हमारा क्या बोलता है, हायर परचेज एग्रीमेंट्स आर गवर्न बाय द हायर परचेज एक्ट 1972, हायर परचेज एग्रीमेंट आर गवर्न बाय द हायर परचेज एक्ट 1972। हायर परचेज एग्रीमेंट्स मीन एन एग्रीमेंट, हायर परचेज जो एग्रीमेंट है अंडर विच गुड्स आर लेटर हायर्ड, जिसके उस एग्रीमेंट के तहत हम लोग गुड्स अपने हायर कर सकते हैं, ठीक है, और विच द हायरर एज एन ऑप्शन, हायरर मतलब क्या हुआ, जो गुड्स खरीद रहा है, ठीक है, जो गुड्स खरीद रहा है उसके पास ऑप्शन रहेगा, गुड्स को परचेज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, गुड्स को वो खरीद सकता है
अकॉर्डिंग्स विद द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट एंड द इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट अंडर विच, कुछ एग्रीमेंट के अंदर कुछ कंडीशन होते हैं, वही है, कुछ कंडीशन होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। पोजीशन ऑफ द गुड्स इज डिलीवर्ड बाय द ओनर देयर ऑफ टू ए पर्सन ऑन कंडीशन दैट सच पर्सन पे द एग्रीड अमाउंट इन द पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट। देखो, हायर परचेज एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें एक बंदा हायर कर सकता है गुड्स को बेचता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन रहता है परचेज विद द अकॉर्डिंग्स विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है। पहला ऑप्शन पहला क्या रहेगा उसका कंडीशन कि वो उसको पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट में वो उसको अमाउंट देगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ द गुड्स इज डिलीवर्ड बाय द ओनर, ओनर के द्वारा पोजीशन तो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, हायरर को पोजीशन ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन एक कंडीशन रहेगा कि वो उस पर्सन को एक एग्रीड अमाउंट पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट में ओनर को देना पड़ेगा, ठीक है। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द सच पर्सन, जो प्रॉपर्टी है उस गुड्स का जो प्रॉपर्टी ओनरशिप है वो ट्रांसफर होगा हायरर को ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट ऑफ सच इंस्टॉलमेंट, सच लास्ट इंस्टॉलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर होगा, ओके। एंड थर्ड कंडीशन, सच पर्सन हैज राइट, उस पर्सन को राइट रहेगा टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम, ठीक है। वो जो हायर रहेगा वो किसी टाइम भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, छोड़ सकता है, ठीक है, बिफोर द प्रॉपर्टी सो पासेस, जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड ना कर दे और उसको प्रॉपर्टी मिल ना जाए उसके पहले तक वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, और उसके लिए उसको बाकी का इंस्टॉलमेंट भी नहीं देना पड़ेगा, बट ओनर क्या करेगा, वो अपना गुड्स अपने पास ले लेगा फिर से, ठीक है। 3 कंडीशन कौन कौन से हैं हायर परचेज के। सबसे पहले हायर परचेज एग्रीमेंट क्या है, हायर परचेज एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है जिसके हायर क्या करेगा, गुड्स ले लेगा ओनरशिप पे, कुछ कंडीशन रहेगा उसको ले परचेज करने का। फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगा कि ओनरशिप तो उसको दे दिया, पोजीशन उसको दे दिया जाएगा लेकिन ओनरशिप नहीं दिया जाएगा, ये कंडीशन पे कि वो पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट में अमाउंट देगा ओनर को। सेकंड कि ओनरशिप उसको ट्रांसफर नहीं होगा, ओनरशिप ट्रांसफर होगा उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद, ठीक है। और थर्ड कि वो उसके पास राइट रहेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को किसी वक्त टर्मिनेट कर सकता है और उसको बाकी की रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट भी देने की कोई जरूरत नहीं होंगी, और लेकिन ओनर उससे अपना गुड्स वापस ले लेगा। कुछ डिफरेंसेस है सेल एंड हायर परचेज में। प्रॉपर्टी इन द गुड्स एंड ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेल में क्या होता है कि प्रॉपर्टी तुरंत इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है, हमने पहले भी पढ़ चुका है कि प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ द सेल, बट हायर परचेज में ऐसा कुछ नहीं है। हायर परचेज में प्रॉपर्टी तुरंत ट्रांसफर नहीं होगा, हायर परचेज में प्रॉपर्टी लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ट्रांसफर होगा। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द हायर अपॉन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट के समय हायर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा। पोजीशन ऑफ द पार्टी, क्या पोजीशन, द पोजीशन ऑफ द बायर दैट ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स। यहाँ पे जब सेल में सेलर एंड बायर है, ठीक है, बायर जब वो गुड्स सेल रहा है तो वो उसका ओनर बन जा रहा है, लेकिन हायर परचेज में क्या वो बस उसका पोजीशन ऑफ द हायर इज दैट ऑफ ए बेली टिल ही पेज द लास्ट, ठीक है। पोजीशन क्या रहेगा, सेलर के पास बायर ओनर बन जाएगा, लेकिन हायर परचेज में वो बेली रहेगा क्योंकि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट तक ओनर तो बनेगा नहीं, तो इसमें बेली रहेगा, ठीक है। थर्ड है टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसको ओनर मिल गया, पोजीशन मिल गया, तो बायर टर्मिनेट नहीं कर सकता, बायर कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन नहीं कर सकता, उसको प्राइस देना पड़ेगा। बट यहाँ पे हायर परचेज में क्या होगा, हायर पोजीशन उसको मिल जाता है, ओनरशिप तो उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट तक ही मिलेगा, वो टर्मिनेट कर सकता है रिटर्निंग द गुड्स टू द इट्स ओनर, गुड्स को रिटर्न करके विदाउट एनी लायबिलिटी टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट, उसको रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट देने का भी कोई जरूरत नहीं है, वो बस रिटर्न गुड्स को कर सकता है उसके ओनर को, ओके। बर्डन ऑफ द रिस्क फॉर इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, इफ बायर इंसॉल्वेंस हो रहा है, इफ कोई भी इंसॉल्वेंस हायर या बायर कोई भी इंसॉल्वेंस हो रहा है तब रिस्क किसके ऊपर आएगा। यहाँ पे जब बायर इंस्टॉलमेंट हो रहा है तो सेलर के ऊपर रिस्क आएगा, द सेलर टेक द रिस्क ऑफ एनी लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। इफ बायर इंस्टॉलमेंट हो रहा है तो सेलर रिस्क बेयर करेगा क्योंकि उसको प्राइस उसका नहीं मिल पाएगा। बट यहाँ पे हायर परचेज में इफ हायर इंस्टॉलमेंट हुआ तो ओनर को कोई ऐसा रिस्क नहीं है, ओनर अपना गुड्स वापस ले सकता है। ओनर टेक्स नो सच रिस्क फॉर इफ द हायर फेल्स टू पे एन इंस्टॉलमेंट द ओनर हैज राइट टू टेक बैक द गुड्स। ओनर के पास राइट होता है कि अपना गुड्स वापस ले सके, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सेलर और बायर में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बायर किसी को गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है, द बायर कैन पास ए गुड टाइटल टू ए बोनाफाइड परचेसर फ्रॉम हिम। बट एक हायर परचेस के पास वो खुद ही उसके पास गुड टाइटल नहीं, वो खुद ही उसका ओनर नहीं, वो दूसरे को कैसे कर सकता है, इसलिए वो किसी को गुड टाइटल नहीं प्रोवाइड कर सकता। द हायर कैन नॉट पास एनी टाइटल इवन टू द बोनाफाइड परचेसर बिकॉज वो खुद ही उसका ओनरशिप नहीं है ना, तो वो कैसे ट्रांसफर कर सकता है। रीसेल,
रीसेल बायर ऑफ कोर्स रीसेल कर सकता है क्योंकि वो उसका ओनरशिप है। द बायर इन सेल कैन रीसेल द गुड्स, लेकिन हायर परचेज कैन नॉट रीसेल अनलेस ही इज पेड ऑल द इंस्टॉलमेंट्स। हायर ओनर वो ओनर बना नहीं है तो वो उसके बाद वो रीसेल नहीं कर सकता, और जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे, लास्ट इंस्टॉलमेंट कर देगा, वो पेमेंट कर देगा, वो ओनर बन जाएगा एंड वो रीसेल भी कर सकता है। लास्ट है सेल एंड बेलमेंट। बेलमेंट पे हम लोग देखे हैं, जैसे कि हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में छोटा सा टॉपिक था कंसिडरेशन में। बेलमेंट क्या है? बेलमेंट क्या है कि बेलमेंट हम लोग कुछ लेते हैं सामान, एज ए कंडीशन कि हम उसको रिटर्न कर सकते हैं। कुछ सामान लेंगे एज ए कंडीशन बिकता है कि हम उसको वापस कर देंगे वैसे ही वैसे, कुछ बिना हार्म किए, ठीक है। ए बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ द गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। मान लो हमें कुछ जरूरत था, हमें कुछ काम पड़ गया, इसलिए हम तुमसे गुड्स ले रहे हैं। मतलब ये एग्जाम्पल के लिए एक्स को कुछ साइकिल का जरूरत है, लेकिन वो उसके पास वो साइकिल है नहीं, वो इसलिए वाई से बोल रहा है कि भाई तू मुझे साइकिल दे दे, मैं तुझे कुछ दिन बाद रिटर्न कर दूंगा। तो बस ये क्या बेलमेंट है कि उसका गुड्स तो नहीं हो गया, एक्स का गुड्स तो अभी भी वाई का ही है, ओनरशिप अभी भी वाई का ही है। एक्स के बाद कोई पोजीशन आ रहा है, वो भी कुछ दिनों के लिए वापस लिए उसको रिटर्न करना ही पड़ेगा एक्स वाई को। यही ये कंसेप्ट होता है बेलमेंट का। बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ द गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन, यहाँ पे वही बोले ना कंडीशन है, द सेम गुड्स आर टू रिटर्न टू द बेलर आर टू बी डिस्पोज ऑफ द अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर। सेम गुड्स उसको रिटर्न करना ही पड़ेगा। और सेल में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो उसके बीच में कुछ डिफरेंसेस है। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर। यहाँ पे सेलर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, लेकिन बेलमेंट में तो प्रॉपर्टी का सवाल ही नहीं है। देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ द पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द बेलर टू द बेली फॉर द एनी ऑफ द रीजन लाइक सेफ, कस्टडी, कैरेज, एटीसी। बस ओनली यहाँ पे पोजीशन ट्रांसफर होता है, नॉट ओनरशिप। कभी भी यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। रिटर्न ऑफ द गुड्स, द सेल में रिटर्न ऑफ गुड्स करना ही नहीं है। द रिटर्न ऑफ द गुड्स इन कॉन्ट्रैक्ट सेल इज नॉट पॉसिबल एंड द बेलमेंट में करना रहता है। द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द बेलर ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस फॉर विच द बेलमेंट वाज मेड। इसी पर्पस पे होता है ना, इसी पर्पस पे कॉन्ट्रैक्ट बना होता है ना, हाँ कि तुम मुझे रिटर्न कर दोगे, तो फिर यहाँ पे रिटर्न करना ही करना है। कंसिडरेशन क्या होता है? सेल में तो कंसिडरेशन प्राइस होता है, हाँ कि मैं तुम्हें बेच रहा हूँ, तुम इसके बदले मुझे प्राइस दो। लेकिन बेलमेंट पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये अपने ऊपर है। नन ग्रेचुइटस है, द कंसिडरेशन में बी एंड ग्रेचुइटस एंड नन ग्रेचुइटस। तुम चाहे तो ले सकते, तुम नहीं चाहे तो ले सकते। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी के बीच का है। इसमें कुछ लॉ कुछ नहीं बोल रहा है कि हाँ कि कंपल्सरी है नहीं कंपल्सरी है, इसके लिए लॉ नहीं बोल रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उससे ले रहे हो या कंसिडरेशन नहीं ले रहे हो। ओके, लास्ट है सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। इफ हम लोग किसी को कुछ काम करने के लिए दे रहे हैं अपने गुड्स पे, ठीक है, जस्ट लाइक हम लोग किसी शॉप में जा रहे हैं, हम लोग का कुछ सामान टूट गया है या कुछ उसको डिस्ट्रॉय हो गया, तो हम लोग उसको बस बनवाने के लिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं कि वो हम लोग उसका सेल उसको बेच रहे हैं, ओनरशिप हम लोग नहीं दे रहे, बस हम लोग कुछ टाइम के लिए उसको बनवाने के लिए ही दे रहे हैं अपने सामान को। तो यही बोल रहे हैं सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, हमें उस गुड्स पे कुछ काम करने के लिए उसको दे रहे हैं। तो मान लो हम लोग टेलर के पास जा रहे हैं, अपने कुछ कपड़े दे रहे हैं कि हाँ मेरे ये कपड़े स्टिचेज कर दो, इस जॉब में हम लोग उसे कपड़े दे दिए, वापस हम लोग ले भी लेंगे, बस उस पर कुछ काम करने के लिए हमने उनसे कहा। ए क्वांटिटी ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज वन इन विच सम गुड्स आर सोल्ड और आर टू बी सोल्ड फॉर ए प्राइस। सेल में क्या होता है, हम गुड्स सोल्ड करते हैं प्राइस के लिए, बट वेयर नो गुड्स आर सोल्ड एंड देयर इज ओनली द डूइंग और रेंडरिंग फॉर सम वर्क फॉर लेबर। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर में कोई हम लोग गुड्स सोल्ड नहीं करते, बस देते हैं कुछ काम के लिए। द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली ऑफ वर्क एंड लेबर एंड नॉट ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स। ओके, तो इस वीडियो को हम लोग यही खत्म करते हैं। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट की यूनिट 1 के एक पार्ट बच रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, सेक्शन 5 है, सेक्शन 6 है और सेक्शन 9 एंड 10 है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।